शहर के एक पास इलाके में रहने वाले पंकज और उनकी पत्नी शालिनी अपनी मॉडर्न लाइफ स्टाइल के लिए जाने जाते थे। पंकज के पिता दीनानाथ जी एक रिटायर्ड हेडमास्टर थे। वे शांत स्वभाव के व्यक्ति थे और अपनी पत्नी के गुजर जाने के बाद अपने बेटे बहू के साथ ही रहते थे। दीनानाथ जी के पास अपनी जमा पूंजी और पेंशन थी, लेकिन वे सादगी पसंद थे। शालिनी को अक्सर उनकी पुरानी सोच और देहाती पहनावा खटकता था। एक शाम घर में पार्टी थी। शालिनी ने दीनानाथ जी से साफ कह दिया, बाबूजी, आज मेरे ऑफिस के बड़े लोग आ रहे हैं। आप अपने कमरे में ही रहिएगा और हो सके तो जल्दी सो जाइएगा। आपके खांसने की आवाज़ बाहर तक नहीं आनी चाहिए। लोग क्या सोचेंगे? दीनानाथ जी ने कुछ नहीं कहा, बस धुंधली आंखों से मुस्कुरा दिए। उस रात उन्हें खाना भी कमरे में ही भेज दिया गया, जैसे वे कोई अतिथि न होकर बोझ हों। अगले दिन पंकज ने बातों बातों में कहा, बाबूजी, शहर में फ्लैट की किस्तें बहुत बढ़ गई हैं। आपके नाम पर जो गांव वाली जमीन है उसे बेच क्यों नहीं देते? आखिर वह पैसा हमारे ही काम आएगा। दीनानाथ जी बोले, बेटा, वह जमीन तुम्हारी माँ की आखिरी निशानी है। मैं उसे संभाल कर रखना चाहता हूँ। इतना सुनते ही पंकज उबल पड़ा। निधानियाँ लेकर क्या चाटेंगे? हम यहाँ तंगी में जी रहे हैं और आपको ज़मीन की पड़ी है। अगर हमारी मदद नहीं कर सकते तो इस घर में हुक्म चलाना भी बंद कर दीजिए। अपमान की हद तब पार हो गई जब एक दिन दीनानाथ जी को मामूली बुखार था और शालिनी ने उन्हें दवाई देने के बजाय कहा, बुढ़ापे में ये सब नाटक चलते रहते हैं ताकि हम आपकी सेवा में लगे रहें। अपना काम खुद करना सीखिए। दीनानाथ जी को समझ आ गया कि जिस पेड़ को उन्होंने खून पसीने से सींचा, अब उसकी छांव उनके नसीब में नहीं है। उन्होंने चुपचाप अपना पुराना ट्रंक निकाला। अगली सुबह जब पंकज और शालिनी उठे तो देखा दीनानाथ जी तैयार खड़े थे। उनके साथ गांव से आया उनका एक पुराना मित्र भी था। पंकज ने हंसते हुए पूछा, कहाँ की तैयारी है? बाबूजी, तीर्थ यात्रा। दीनानाथ जी ने शांत स्वर में कहा, नहीं पंकज, आत्मसम्मान की यात्रा। मैंने गांव वाली जमीन पर एक छोटा सा संस्कार केंद्र खोलने का फैसला किया है। मेरी पेंशन और ज़मीन के पैसे से वहाँ गांव के बच्चों को पढ़ाया जाएगा और मेरे जैसे अकेले बुजुर्गों के लिए रहने का ठिकाना होगा। शालिनी ने ताना मारा, वहाँ भूखे मरेंगे, आप यहाँ कम से कम छत तो है। दीनानाथ जी ने जाते जाते मुड़कर कहा, बेटी, सोने के पिंजड़े से बेहतर नीम की छाँव होती है, जहाँ कम से कम सांस तो अपनी मर्जी से ली जा सके। तुम लोग मेरे पैसे और ज़मीन का इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन मैंने उन्हें उन लोगों को दे दिया जिन्हें उनकी सच में ज़रूरत है। पंकज और शालिनी देखते रह गए। कुछ महीनों बाद जब उन्हें आर्थिक तंगी ने घेरा और समाज में उनकी थू-थू हुई, तब उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने सिर्फ एक पिता को नहीं बल्कि अपने घर के भाग्य को विदा कर दिया था। दूसरी ओर दीनानाथ जी अब गांव के बच्चों के बीच हंसते खेलते अपना जीवन स्वाभिमान से जीवन बिता रहे थे। दीनानाथ जी के जाने के बाद पंकज और शालिनी को लगा था कि अब घर में कोई टोकने वाला नहीं होगा, लेकिन कहानी ने यहाँ से एक नया मोड़ लिया।
दीनानाथ जी के जाने के 2 महीने बाद ही पंकज को ऑफिस में बड़ा घाटा हुआ। घर की EMI और ऊंचे खर्चों ने उनकी कमर तोड़ दी। उधर शालिनी, जो पहले अपनी किटी पार्टी और दिखावे में व्यस्त रहती थी, अब घर के कामों से परेशान रहने लगी। जिस ससुर को वह बोझ समझती थी, अब उसे समझ आया कि घर के छोटे छोटे काम और देखरेख बाबूजी कितनी खामोशी से कर लिया करते थे। एक दिन पंकज ने परेशान होकर कहा, शालिनी, बाबूजी की पेंशन के जो पैसे पहले घर में आते थे, अब उसकी कमी खल रही है। चलो गांव जाकर उन्हें मना लाते हैं, आखिर वो पिता हैं, मान ही जाएंगे। दोनों जब गांव पहुँचे तो वे वहाँ का नज़ारा देखकर दंग रह गए। उनकी पुरानी पुश्तैनी जमीन पर एक सुंदर सा सफ़ेद भवन खड़ा था, जिस पर बड़े अक्षरों में लिखा था, अपना घर, संस्कार और सेवा केंद्र। दीनानाथ जी वहाँ बच्चों को बरगद की छाँव में बैठकर गणित पढ़ा रहे थे। उनके चेहरे पर एक असीम शांति और तेज था, जो शहर के उस बंद कमरे में कभी नहीं दिखा। उन्हें देखकर पंकज और शालिनी के कदम ठिठक गए। पंकज दौड़कर उनके चरणों में गिर गया। बाबूजी, हमें माफ़ कर दीजिए, शहर में हमारे हालात ठीक नहीं हैं, घर सूना लगता है, आप वापस चलिए, हम आपको कोई शिकायत का मौका नहीं देंगे। शालिनी ने भी बनावटी आंसू बहाते हुए कहा, हाँ बाबूजी, आपके बिना घर घर नहीं लगता। दीनानाथ जी ने चश्मा उतारा और पंकज के कंधे पर हाथ रखकर बोले, बेटा, तुम मुझे लेने नहीं आए हो, तुम उस सहारे को लेने आए हो जो मैं अपनी पेंशन और मौजूदगी से तुम्हें देता था। तुमने कहा था ना कि मैं वहाँ भूखा मरूंगा। देखो, आज इस गांव के 50 बच्चे मुझे खाना खिलाने के लिए अपना टिफ़िन लेकर आते हैं। यहाँ मुझे बोझ नहीं, वरदान समझा जाता है। पंकज ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, बाबूजी, दुनिया क्या कहेगी कि आपका बेटा शहर में और आप यहाँ गांव में। दीनानाथ जी ने बहुत ही मार्मिक जवाब दिया, बेटा, दुनिया ने तो तब भी बहुत कुछ कहा था जब मैं तुम्हारे घर के एक अंधेरे कोने में बुखार से तप रहा था और तुम बगल वाले कमरे में पार्टी कर रहे थे। अब मुझे दुनिया की नहीं, अपनी आत्मा की फिक्र है। उन्होंने पंकज के हाथ में एक छोटा सा लिफाफा थमाया और कहा, इसमें कुछ पैसे हैं, अपनी किस्त भर देना, लेकिन अब वापस मत आना, क्योंकि अब मेरा परिवार यह गांव है। तुम जिस बाबू जी को ढूंढने आए हो, वह उसी दिन मर गया था जिस दिन तुमने मेरी ममता का सौदा जमीन से करना चाहा था। पंकज और शालिनी खाली हाथ और झुके हुए सिर के साथ वापस शहर लौट आए। दीनानाथ जी ने साबित कर दिया था कि बुजुर्ग फालतू सामान नहीं होते कि उन्हें कहीं भी डाल दिया जाए। वे तो वह बरगद हैं जो अगर अपनी पर आ जाएं तो बिना किसी सहारे के भी पूरा जंगल खड़ा कर सकते हैं। पंकज और शालिनी के वापस शहर लौटने के बाद भी कहानी यहीं ख़त्म नहीं हुई। दीनानाथ जी के शब्दों ने पंकज के भीतर एक ऐसी हलचल मचा दी थी कि उसे रात में नींद आना बंद हो गई। पंकज का बेटा आर्यन, जो अब 15 साल का हो चुका था, सब कुछ देख और समझ रहा था। एक दिन जब पंकज अपनी आर्थिक तंगी को लेकर शालिनी पर चिल्ला रहा था, तो आर्यन ने
शांति से कहा, पापा आप परेशान क्यों होते हैं? जब आप बूढ़े हो जाएंगे तो मैं भी आपको किसी सेवा केंद्र में छोड़ाऊंगा। ना किस्त का झंझट रहेगा, ना दवाइयों का खर्चा। आखिर मैंने आपसे यही तो सीखा है। बेटे के मुंह से यह बात सुनकर पंकज के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे एहसास हुआ कि उसने न केवल अपने पिता को खोया बल्कि अपने बेटे के भविष्य को भी जहरीला बना दिया है। अगली सुबह पंकज ने एक बड़ा फैसला लिया। उसने शहर का वह आलीशान लेकिन कर्ज से लदा फ्लैट बेचने का विज्ञापन दे दिया। शालिनी चिल्लाई, यह तुम क्या कर रहे हो? हम सड़क पर आ जाएंगे। पंकज ने पहली बार दृढ़ता से कहा, शालिनी हम सड़क पर नहीं, अपनी जड़ों की ओर जाएंगे। मुझे समझ आ गया है कि शांति ईंट पत्थरों के मकान में नहीं, अपनों के सम्मान में है। मैं बाबूजी से माफ़ी मांगकर वहीं गांव में छोटा मोटा काम करूंगा, पर अपने बेटे को इंसान बनते देखना चाहता हूँ। पंकज, शालिनी और आर्यन गांव पहुँचे। इस बार वे हाथ जोड़कर नहीं बल्कि झोला उठाकर आए थे। दीनानाथ जी उन्हें देखकर हैरान रह गए। पंकज ने कहा, बाबूजी मुझे माफ़ मत कीजिए, बस मुझे इस अपना घर आश्रम में एक सेवक की तरह रख लीजिए। मैं यहाँ के बच्चों को पढ़ाऊँगा और बुजुर्गों की सेवा करूँगा। मैं अपनी विरासत वापस पाने नहीं, अपनी भूल सुधारने आया हूँ। दीनानाथ जी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने देखा कि शालिनी भी चुपचाप रसोई में जाकर वृद्ध महिलाओं के लिए चाय बनाने लगी थी। धीरे धीरे वह आश्रम एक मिसाल बन गया। दीनानाथ जी का वह स्वाभिमान अब एक आदर्श में बदल चुका था। पंकज और शालिनी ने शहर की चकाचौंध छोड़कर सेवा का मार्ग चुना। आर्यन ने भी गांव के स्कूल में टॉप किया और अपने दादा जी की तरह ही एक विनम्र और संस्कारी युवक बना। वर्षों बाद जब दीनानाथ जी का अंतिम समय आया तो पूरा गांव उनके आंगन में खड़ा था। उनके सिराहने उनका बेटा पंकज था और पैरों के पास बहू शालिनी। दीनानाथ जी ने आखिरी सांस लेते हुए बस इतना कहा, आज मेरा त्याग सफल हुआ क्योंकि मैंने अपना घर वापस पा लिया। दीनानाथ जी के जाने के बाद पंकज ने उनकी विरासत को केवल एक आश्रम तक सीमित नहीं रहने दिया। उसने अपने जीवन का एक नया अध्याय शुरू किया, जिसने पूरे समाज के सामने एक मिसाल पेश की। पंकज ने शहर की अपनी बची खुची संपत्ति बेचकर गांव में ही एक कौशल विकास केंद्र खोला। उसने देखा कि गांव के बुजुर्गों के पास अनुभव का खजाना है। कोई लकड़ी का काम जानता था, कोई औषधियों की पहचान, तो कोई हिसाब किताब में माहिर था। पंकज ने इन बुजुर्गों को वहाँ के युवाओं का मेंटर बना दिया। अब दीनानाथ जी का वह आश्रम केवल एक रहने की जगह नहीं बल्कि एक ज्ञान का केंद्र बन गया था। जो बुजुर्ग खुद को बेकार समझते थे, अब वे गर्व से सिर उठाकर युवाओं को हुनर सिखाने लगे। शालिनी, जो कभी बुजुर्गों की बू से चिढ़ती थी, अब आश्रम की महिलाओं की सबसे प्रिय बन गई थी। उसने गांव की महिलाओं के साथ मिलकर एक गृह उद्योग शुरू किया
उसने महसूस किया कि शहर की किटी पार्टियों की खोखली हंसी से कहीं ज़्यादा सुकून उन दादी नानी की कहानियों और उनके साथ मिलकर पापड़ अचार बनाने में था। एक दोपहर शालिनी एक बुजुर्ग महिला के पैर दबा रही थी। तभी उसे अपनी पुरानी बात याद आई, जब उसने आशा जी या दीनानाथ जी को झिकड़ा दिया था। उसकी आंखों से पश्चाताप के आंसू गिरे तो उस बुजुर्ग महिला ने उसके सिर पर हाथ रखकर कहा, पगली, माँ बाप कभी बच्चों से नाराज नहीं होते, बस उनके लौटने का इंतजार करते हैं। आर्यन अब बड़ा होकर डॉक्टर बन चुका था। उसने शहर के बड़े अस्पताल का ऑफर ठुकरा दिया और गांव में ही दीनानाथ मेमोरियल चैरिटेबल क्लिनिक खोला। उसने संकल्प लिया कि वह किसी भी बुजुर्ग को इलाज और सम्मान के अभाव में मरने नहीं देगा। आर्यन अक्सर कहता, मेरे दादाजी ने मुझे सिखाया कि असली प्रोग्रेस वह नहीं जो हम अकेले करते हैं, बल्कि वह है जिसमें हम अपनी जड़ों को साथ लेकर चलते हैं। सालों बाद जब गांव में दीनानाथ जी की प्रतिमा लगाई गई तो पंकज ने उसके नीचे एक वाक्य लिखवाया, घर की बुजुर्गियत बोझ नहीं, वह जड़ है। अगर जड़ काट दोगे तो दरख्त कितना भी ऊंचा हो गिरना तय है। पंकज और शालिनी ने अपने जीवन के अंतिम वर्षों में वही सम्मान पाया जो उन्होंने दीनानाथ जी को अंत में दिया था। गांव के हर घर में अब बुजुर्गों को बाबूजी की तरह पूजा जाने लगा था। अपमान की वह आग जो कभी आशा जी या दीनानाथ जी के घर से उठी थी, अब सेवा और प्रेम की गंगा में शांत हो चुकी थी। पंकज और शालिनी के जीवन में अब ठहराव आ चुका था, लेकिन नियति ने एक ऐसी परिस्थिति पैदा की जिसने इस परिवार के बदले हुए संस्कारों की अंतिम परीक्षा ली। एक दोपहर आश्रम के द्वार पर एक फटे हाल बुजुर्ग व्यक्ति आकर बैठा। वह बहुत बीमार था और उसके पास एक छोटा सा झोला था। पंकज जब उससे मिला तो दंग रह गया। वह कोई और नहीं बल्कि पंकज का पुराना बिजनेस पार्टनर खन्ना था, जिसने कभी पंकज को धोखा देकर सड़क पर ला दिया था। खन्ना ने भी अपने बूढ़े माता पिता को घर से निकाल दिया था और आज उसके अपने बेटे ने उसे उसी रास्ते पर ला खड़ा किया था। शालिनी जी ने जब उसे पहचाना तो पुरानी कड़वाहट जाग उठी। उसने कहा, पंकज, इसी आदमी की वजह से हमें शहर छोड़ना पड़ा था। आज यह जिस हाल में है अपने कर्मों की वजह से है। इसे यहाँ रहने का कोई हक नहीं। पंकज कुछ देर चुप रहा, फिर उसने दीनानाथ जी की प्रतिमा की ओर देखा। उसे अपने पिता की वह बात याद आई, बेटा, अगर बुराई का जवाब बुराई से दोगे तो मुझ में और तुम में क्या फ़र्क रह जाएगा। पंकज ने आगे बढ़कर खन्ना का हाथ थामा और उसे अंदर ले आया। उसने शालिनी से कहा, शालिनी, यह आश्रम बाबूजी ने बदला लेने के लिए नहीं, बदलाव लाने के लिए बनाया था। अगर हम इसे शरण नहीं देंगे तो हमारे और इसके बेटे में क्या अंतर रह जाएगा। हमें नफरत को ख़त्म करना है, इंसान को नहीं। खन्ना की आंखों से पश्चाताप के आंसू बहने लगे। उसने देखा कि पंकज और उसका परिवार किस तरह उन लोगों की सेवा कर रहे हैं जिन्होंने कभी उन्हें दुख दिया था। कुछ महीनों की सेवा
और प्रेम ने खन्ना को बदल दिया। वह ठीक होने के बाद आश्रम के बगीचे की देखभाल करने लगा। एक दिन खन्ना ने पंकज से कहा, पंकज, तुमने मुझे सिर्फ रहने की जगह नहीं दी, तुमने मुझे जीना सिखा दिया। काश मैंने भी अपने माता पिता के साथ वैसा व्यवहार न किया होता। अब वह गांव संस्कार ग्राम के नाम से मशहूर हो चुका था। दूर दराज से लोग यह देखने आते थे कि कैसे एक टूटे हुए परिवार ने पूरे समाज को जोड़ दिया। आर्यन की शादी का दिन आया। उसने अपनी शादी में शहर के रईसों को नहीं बल्कि आश्रम के उन सभी दादा दादी और नाना नानी को बुलाया जिन्हें उनके अपनों ने छोड़ दिया था। आर्यन ने अपनी पत्नी के साथ सबसे पहले उन बुजुर्गों के पैर छुए और उनका आशीर्वाद लिया। पंकज और शालिनी ने महसूस किया कि जो शांति उन्हें करोड़ों की संपत्ति में नहीं मिली, वह आज एक दूसरे के सम्मान और बुजुर्गों के आशीर्वाद में मिल रही है। सूरज ढल रहा था। पंकज और शालिनी बरगद के पेड़ के नीचे बैठे थे। सामने बच्चे खेल रहे थे और बुजुर्ग अपनी कहानियाँ सुना रहे थे। शालिनी ने पंकज का हाथ थामकर कहा, आज समझ आया पंकज, माँ का त्याग और पिता का स्वाभिमान व्यर्थ नहीं जाता। वह बस हमारे जागने का इंतजार करता है। आसमान में चमकता वह ध्रुव तारा जैसे मुस्कुरा रहा था, मानो दीनानाथ जी ऊपर से अपने परिवार को देख रहे हों और कह रहे हों, अब मेरा घर सच में पूरा हो गया। तो दोस्तों, मेरी कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब एवं बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलना, ताकि मेरी नई नई कहानियाँ आप तक पहले ही पहुँचती रहें।